Hello students, welcome to UGC classes by Exampur and welcome to the new class. So आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और ये जो एमसीक्यूज आप लोगों के रहेंगे ये किन किन पेपर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट खुद में एक कोड है दैट इज कोड 55, ठीक है। लेकिन यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है आप लोगों का कॉमर्स जो कि कोड 17 है उसमें भी पूछा जाता है और कॉमर्स जो आप लोग का कोड 08 है उसमें भी पूछा जाता है और मैनेजमेंट जो कि कोड है 17 उसमें भी आप लोगों की स्पेसिफिक यूनिट है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास जो है भाई बेनिफिशियल रहने वाली है, तो आप लोग सभी इस क्लास का बिल्कुल अच्छे से बेनिफिट उठाइएगा। और एक पॉइंट आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो आप लोगों की क्लास में रिकॉर्ड करके जा रही हूँ दिवाली के टाइम पर आप लोगों को मिलेगी, तो कमेंट्स में ये मत सोचना कि मैम रिप्लाई नहीं कर रहे। तो बस यही था कि अगर दिवाली पर आप लोगों की नॉलेज में बिल्कुल भी गैप नहीं आना चाहिए, तो ये कुछ क्लासेस आप लोगों को मैं एज अ दिवाली गिफ्ट रिकॉर्ड करके देके जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो फंडा क्या रहेगा, जैसे ही क्वेश्चन हम लोगों के सामने आएगा हम उस क्वेश्चन को विद द ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर राइट आंसर को वहां पर चूज करेंगे, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन इज सेइंग दैट another term used for 360 degree appraisal and feedback is। भाई जो दूसरी टर्म यूज की जाती है 360 डिग्री जो होता है एक परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो। फॉर एग्जांपल ये एक एम्प्लॉय है तो आप इसके कलीग से भी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछोगे, इसके सुपीरियर से भी, इसके नीचे काम करने वाले लोगों से भी, इसके कस्टमर से भी जो इसने हैंडल किए, इसके क्लाइंट से भी। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर सर्कल बन गया। तो इसीलिए इसको 360 डिग्री कहा जाता है क्योंकि एक एम्प्लॉय के कांटेक्ट में आने वाले ईच एंड एवरी बंदे से उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है और फिर फाइनली उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। तो आपको यह बताना है कि 360 डिग्री अप्रेजल को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए कंप्लीट अप्रेजल, ऑप्शन बी मल्टी रेटर, ऑप्शन सी मल्टी सोर्स असेसमेंट एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा ए, हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर यहां पर होगा ऑप्शन डी। देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, अभी मैंने बताया कि क्लीग से भी परफॉर्मेंस पूछी जाएगी, सुपीरियर से भी, टीम मेंबर से भी, क्लाइंट से भी, कस्टमर से भी। तो यहां पर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट कौन करता है, मोर देन 1 पीपल, मतलब मल्टी रेटर्स होते हैं यहां पर। तो इसीलिए इसको मल्टी रेटर परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड कहा जाता है। उसके बाद इसको मल्टी सोर्स असेसमेंट भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज से, बहुत सारे स्रोतों से उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है। आप इसको मल्टी सोर्स असेसमेंट एंड इवन आप इसको मल्टी सोर्स फीडबैक भी कह सकते हो। तो इसीलिए हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और फटाफट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट टास्क टू बिल्ड अ जॉब इज कॉल्ड। मतलब जब आप बहुत सारे टास्क को एक साथ इकट्ठा करके एक जॉब को बनाते हो, जैसे क्लर्क की जॉब होती है भाई उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कितने सारे टास्क होते हैं। तो जब आप एक जॉब से रिलेटेड बहुत सारे टास्क को एक जगह पर इकट्ठा कर देते हो तो आपने एक जॉब बना दी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन ए जॉब इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी
जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी जॉब डिजाइन एंड ऑप्शन डी जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन, ठीक है। तो देखो रोटेशन का मतलब क्या होता है भाई, आपको एक जॉब से दूसरी जॉब पर रोटेट किया जाता है ताकि आपको कंपनी के मोस्ट ऑफ द जॉब के बारे में नॉलेज हो जाए। तो रोटेशन तो आंसर नहीं है, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है, जो पीछे हमने 360 डिग्री अप्रेजल किया वो किसका था, एम्प्लॉय की वैल्यू को पता करने के लिए। लेकिन जब जॉब की वैल्यू को पता करने के लिए प्रोसेस की जाती है उसको कहा जाता है जॉब इवैल्यूएशन। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जिसमें ये लिखा जाता है भाई एक एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी एक जॉब को करते हुए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी जॉब डिजाइन। जब आप बहुत सारे टास्क को एक साथ इकट्ठा कर देते हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जॉब डिजाइन। और एक और पॉइंट बता दूं, जब इस जॉब के अंदर आप कोई नया टास्क लेकर आओगे और पुराने किसी टास्क को एलिमिनेट कर दोगे तो फिर इस प्रोसेस को कहा जाता है जॉब रीडिजाइन। मतलब आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो ना दोबारा से, तो रीडिजाइन करना। पहली बार जॉब बना रहे हो दैट इज जॉब डिजाइन, और जब उस जॉब के अंदर चेंजेस करके कुछ नए टास्क लेकर आ रहे हो, पुराने एलिमिनेट कर रहे हो, दैट इज जॉब रीडिजाइन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन थर्ड, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। ब्लैंक सजेस्ट दैट मैनेजरियल नॉलेज, अभी मैं साइड में होके बोल रही हूं क्योंकि आगे खड़ी होगी तो आप लोग को क्वेश्चन जो है वो दिखाई नहीं देगा। ब्लैंक सजेस्ट दैट मैनेजरियल नॉलेज मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम मैनेजरियल जो नॉलेज होती है, जैसे हम लोग बहुत सारे मैनेजरियल लीडरशिप थ्योरीज पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या था भाई, वो किसी अमेरिका के पर्सन ने उस थ्योरी को दिया, लेकिन आज वो इंडिया के मैनेजर्स भी उसको अप्लाई कर रहे हैं, है ना, बुक्स से पढ़ के, डिफरेंट कोर्सेज से। तो जब एक मैनेजरियल नॉलेज को, मैनेजमेंट के ज्ञान को एक कंट्री से, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जाता है, तो ये मैनेजमेंट की कौन सी फीचर है? ऑप्शन ए साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन बी यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है भाई जो चीज पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो चारों ऑप्शन के बारे में फटाफट से देखो। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, ये एक मेथड है अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने का, जो कि किसने दिया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। तो ये प्रोसेस हमसे पूछा गया भी वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मैनेजरियल नॉलेज को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन ये तो खुद में एक मैनेजमेंट नॉलेज है या मैनेजमेंट, और यू कैन से मेथड है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसने दिया है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिया है हेनरी फेयोल ने। मींस एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बात की थी प्रोडक्शन लेवल की लोगों की, और हेनरी फेयोल ने बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू की। तो फाइनली यहां पर जो हमारा आंसर निकल कर आएगा दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि ए नहीं है तो सी नहीं होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी है। यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है भाई, कोई भी मैनेजमेंट थिंकर ये नहीं कह सकता भाई ये फिलॉसफी, ये थ्योरी मैंने बनाई थी, इसको कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि वो खुश होगा उसने जो कंसेप्ट दिया उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ रैंकिंग द जॉब, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप कंपनी की सभी जॉब को रैंक प्रोवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द
कुछ ऐसे आधारों पर जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक, भाई उस जॉब की क्या विशेषता है, उस जॉब पर काम करने वाले पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उसकी ड्यूटीज है। तो जब आप एक जॉब को रैंक करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक उस जॉब की, तो इस मेथड को क्या कहा जाता है। देखो ये आप लोगों का ना, मैं आप लोगों को आंसर ही बता देती हूँ, ये आप लोगों का आता है जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा जॉब इवैल्यूएशन। क्योंकि एक पॉइंट याद रखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो इंसान की वैल्यू को डिसाइड करती है और जॉब इवैल्यूएशन जॉब की वैल्यू को डिसाइड करती है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो एनलार्जमेंट है ना, इसका मतलब होता है भी आपकी जॉब पर आप ऑलरेडी 10 टास्क कर रहे थे, अब कंपनी आपको 5 टास्क और देगी, लेकिन उन एक्स्ट्रा 5 टास्क के लिए आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। दैट इज एनलार्जमेंट। एनरिचमेंट क्या होता है, भाई आपको जो एक्स्ट्रा 5 टास्क मिले ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेंगे, तो वो कहलाता है एनरिचमेंट। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, सिर्फ ड्यूटीज बढ़ा दी एनलार्जमेंट, लेकिन उन एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जा रहा है, दैट इज एनरिचमेंट। और एनालिसिस तो हमें पता ही है भाई, एक जॉब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5th क्वेश्चन, blank signifies all out efforts for increase in production। भाई ये एक ऐसा मेथड होता है या एक ऐसा तरीका होता है जिसको अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंपनी के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉइज के मन में एक दूसरे को लेकर जो म्यूचुअल ट्रस्ट वाली जो स्पिरिट, जो उत्साह होता है, जो आग होती है, उसको आप लगा सकते हो। मतलब हर एम्प्लॉय एक दूसरे पर विश्वास कर रहा है, अच्छे से अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा है। एंड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आप क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉइज के मन में एक ऐसी फीलिंग लेकर आ सकते हो जिससे उनको कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम दिखेगी तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लेंगे, ना कि पीछे भागेंगे। तो उनका एक साइंटिफिक एटीट्यूड बनेगा किसी प्रॉब्लम को लेकर उसके मल्टीपल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये सब कुछ आखिर कौन से तरीके से आप कर सकते हो। ऑप्शन ए टाइम स्टडी, ऑप्शन बी मेंटल रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी फटीग स्टडी एंड ऑप्शन डी मोशन स्टडी। चलिए इतना तो आप लोगों को मैं बता दूं कि चारों ही कंसेप्ट जो हैं, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मेंटल रेवोल्यूशन, चारों ही कंसेप्ट हैं। ऐसा नहीं है मैंने कुछ भी ऑप्शन में रख दिया, और चारों ही कंसेप्ट FW टेलर ने दिया है। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर हमारा यहां पर है मेंटल रेवोल्यूशन। मीन्स मैनेजमेंट का भी दिमाग थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए एम्प्लॉइज को लेकर, और एम्प्लॉइज का दिमाग भी थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए मैनेजमेंट को लेकर। मतलब अब वो टाइम नहीं आना चाहिए कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को मशीन की तरह समझ रहा है और एम्प्लॉय अपनी ऊट पटांग मांगे मनवाने के लिए स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, लॉकआउट वगैरह कर रहा है। तो मेंटल रेवोल्यूशन, भाई एक दिमाग की सोच में डिफरेंस, एक चेंज आना जरूरी है, तभी आप ये सब कुछ गेन कर पाएंगे। आंसर तो बी है। ए क्या होता है, टाइम स्टडी में FW टेलर ने ये कहा कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड वो होता है जिसमें कम टाइम लगे। ठीक है, फटीग स्टडी का मतलब होता है, भाई फटीग का मतलब होता है थकान। आप अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम रेस्ट करने का समय दो। जैसे ही मान लो हर 3 घंटे के बाद 20 मिनट का ब्रेक दे दिया, हर 3 घंटे के बाद 20 से 25 मिनट का ब्रेक दे दिया, तो वहां पर अमाउंट हो गया 15-20 मिनट और फ्रीक्वेंसी हो गई जो हर 3 घंटे में रेस्ट दिया जा रहा है। तो फटीग स्टडी में उन्होंने अमाउंट ऑफ रेस्ट और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट के बारे में बात की। किसने? FW टेलर ने।
मोशन स्टडी में उन्होंने क्या कहा? मोशन स्टडी में उन्होंने ये कहा किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का सबसे बेस्ट वे या तरीका वो होता है जिसमें कम से कम मूवमेंट हो। जैसे हम लोग बहुत सारी प्रोसेस नहीं पढ़ते जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा जितने कम स्टेप्स होंगे उतना ही वो जॉब परफॉर्म करने का अच्छा तरीका होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन बी, मेंटल रेवोल्यूशन इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन 5th। 6th क्वेश्चन, which among the following describe the skills that are available within the organization? इनमें से वो कौन सा कंसेप्ट है जो कि बताता है भाई इस चीज में या इस कंसेप्ट में वो सारी स्किल्स आती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। एक बात बताओ, क्या मशीन्स के अंदर स्किल्स होती है? स्किल्स जो होती है भाई वो एक इंसानी गेन करता है ना, डिफरेंट कोर्सेज अटेंड करके, क्लासेस अटेंड करके या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोचिंग अटेंड करके। तो स्किल्स की जब भी बात आती है तो स्किल तो इंसान के अंदर होती है ना, मशीन के अंदर थोड़ी ना होती है। मशीन को कौन डेवलप करता है? एक इंसान ही डेवलप करता है ना अपनी स्किल्स के बेसिस पर। तो स्किल की बात आ रही है तो इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स की बात आ रही है। तो स्किल्स का मतलब होता है कंपनी के अंदर जितनी भी स्किल्स अवेलेबल है उसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका ऑप्शन डी कर देते, मैम स्किल्स इन्वेंट्री हो जाएगा, मैनेजमेंट में भी तो इंसान ही होते हैं ना मैनेजर्स। लेकिन आपसे यहां पर एग्जैक्टली पूछा गया है भाई पूरी कंपनी के अंदर जो स्किल्स होती है। एक बात बताओ, ह्यूमन रिसोर्स में तो सारा रिसोर्स आ गया, वर्कर भी आ गए, जो ऑफिस में 20-30 हजार की जॉब करते हैं एम्प्लॉय वो भी आ गए, मैनेजमेंट भी आ गया, ह्यूमन रिसोर्स में सारी पार्टीज आ गई। लेकिन अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट इन्वेंट्री कर देते तो इसका मतलब ही बाकी के जो एम्प्लॉय हैं वो स्किल्ड नहीं है, तो इसीलिए यहां पर गलत हो जाता है ये आंसर। और स्किल्स इन्वेंट्री तो है ही नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एक कंपनी के अंदर जितनी भी स्किल्स है लोगों के अंदर है और इसीलिए इसका आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक काम किया करो, जिन स्टूडेंट को क्लासेस की स्पीड थोड़ी कम लगती है वो बढ़ा लिया करो। जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के लिए वो क्या किया करो, वो आप लोग इनकी स्पीड कम कर लिया। जो 3 डॉट्स होती हैं वहां से आप स्पीड को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस resolving the differences between union and management in the absence of any third party is widely designated as। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप दो पार्टीज के बीच में, और वो पहली पार्टी कौन सी है? ट्रेड यूनियन जो कि वर्कर्स की होती है, और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, वो सॉल्व किए जाते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी। मतलब वहां पर उन दो पार्टी को छोड़कर कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती इन दोनों के झगड़ों को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी। तो आखिर वो कौन सा मेथड है जिसकी हेल्प से आप इन दोनों पार्टीज के डिफरेंसेस को दूर कर सकते हो और तीसरी पार्टी यहां पर इन्वॉल्व नहीं होती बिना तीसरी पार्टी के? मतलब ये दोनों पार्टी खुद से ही अपने झगड़ों को सॉल्व करती है, ना कि किसी तीसरे पर्सन को बुलाती है। तो सोचो क्या होता है? मैनेजमेंट बाय रिजल्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मैनेज करने का एक तरीका होता है, ना कि झगड़ों को सॉल्व करने का तरीका, जो कि किसने दिया है? पीटर एफ ड्रकर ने दिया है। और ये वही कंसेप्ट है, कौन सा? एमबीओ, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। डी तो आंसर नहीं है। आर्बिट्रेशन के अंदर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है,
आर्बिट्रेटर क्या करता है, मान लो दो पार्टीज के बीच में लड़ाई झगड़ा है तो तीसरा पर्सन आएगा और वो तीसरा पर्सन क्या करेगा, वो तीसरा पर्सन इनको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो कि क्या होगा, जो कि मैंडेटरी होगा, इन दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेशन के अंदर तीसरी पार्टी इन्वॉल्व है, लेकिन हमने तो पूछा था इन द एब्सेंस ऑफ एनी थर्ड पार्टी, तो हमारा ए भी आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग ही तो होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर क्या होता है, दोनों पार्टीज मिलकर बार्गेनिंग करती हैं इश्यूज पे और फाइनली एक डिसीजन पर पहुंच जाती है और इसमें तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पर। देखो 8th क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। एम्प्लॉय ग्रीवेंस, मतलब ग्रीवेंस का मतलब होता है भाई कर्मचारियों की जो शिकायतें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का जो एनवायरनमेंट, कैसा वातावरण होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन। तो आप लोगों ने देख लिया, अब हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। देखो एक बात बताओ, अभी अभी आप लोगों को मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाया था, आप लोगों को कहीं ये नहीं लग रहा कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है ये ओबी का पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है। बाकी के जो हमारे तीनों हैं, एम्प्लॉय ग्रीवेंस, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ये तो एचआरएम में ही आते हैं ना। रिक्रूटमेंट से आप क्या करते हैं, इंसानों की भर्ती करते हो ना, उनको सिलेक्ट करते हो, फिर उन इंसानों की आप शिकायतों का निपटारा करते हो। तो 1, 3 and 4 एचआरएम का पार्ट है, लेकिन 2 वाला जो पॉइंट है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब मान लो आपको इस क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा, तो जहां जहां पर आपको 2 दिखा वो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1, 3 and 4 ग्रीवेंस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर द पार्ट ऑफ एचआरएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the factor that affects the delegation of authority? इनमें से वो कौन सा फैक्टर है या वो कौन सा एलिमेंट है जो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को प्रभावित करता है इन अ नेगेटिव वे। मैंने आप लोगों को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ऑप्शन देखते ही दिमाग में आंसर छप जाना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, कैपेसिटीज ऑफ सबॉर्डिनेट। भाई आपके जो सबॉर्डिनेट है, जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि वो अपने से हायर अथॉरिटी वाले पर्सन की जॉब का कुछ हिस्सा परफॉर्म कर पाए। तो सबॉर्डिनेट की जो कैपेसिटी होती है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को क्या करती है, प्रभावित करती है। मैनेजरियल आउटलुक, भाई जो मैनेजर्स हैं वो ही अपने एम्प्लॉइज को कैपेबल नहीं समझ रहे हैं, उनको कुशल नहीं समझ रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं समझ रहे हैं, तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करते, मतलब अपनी अथॉरिटी को अपने से नीचे काम करने वाले एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो मैनेजरियल आउटलुक भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को अफेक्ट करता है। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी, नॉन कोऑपरेशन ऑफ कैपेबल एम्प्लॉइज। एक देखो, ये तो चलो कैपेबल नहीं थे, लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कि काम को करने में कैपेबल और योग्य होते हैं, बट स्टिल वो अपना पूरा सहयोग मैनेजर्स को या कंपनी को नहीं देते। तो ऐसे एम्प्लॉयज भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
तो तीनों ही फैक्टर यहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को प्रभावित करते हैं और इसीलिए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following operative function इनमें से कौन सा फंक्शन ऑपरेटिव नहीं है? देखो HRM के दो टाइप के फंक्शन होते हैं, मैनेजरियल और ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव आपको ये बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन ऑपरेटिव नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, कहीं ना कहीं वो जो फंक्शन मिलेगा वो ऑपरेटिव नहीं होगा, वो मैनेजरियल होगा। और मैनेजरियल के पांचों फंक्शन याद है ना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, सबसे लास्ट में हिंट आप लोग को मिल भी गया अगर आप लोगों ने अपने कान खुले रखे होंगे अच्छे से। ऑप्शन ए डेवलपमेंट, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी कॉम्पेंसेशन एंड ऑप्शन डी इंटीग्रेशन। तो देखो कंट्रोलिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या होता है भाई? मैनेजरियल फंक्शन होता है, ना कि ऑपरेटिव। बाकी डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन और इंटीग्रेशन ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही ऑपरेटिव फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 10 क्वेश्चन। तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि ऑपरेटिव फंक्शन कौन से होते हैं, मैनेजरियल फंक्शन कौन से होते हैं। कई बार एग्जामिनर लेंदी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। मान लो ये चारों आपको 1 2 3 में लिखे होते और फिर नीचे कोड दिया होता। कोड्स में ऐसे कुछ होता, ए के अंदर होता 1 2 3, बी के अंदर होता 2 3 4 ऐसे कुछ। ठीक है, तो मतलब कंसेप्ट पे कमांड बन जाए तो कितना भी लेंदी या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग करते हैं एंड। और डोंट वरी, आप लोग को डेली बिल्कुल क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल भी दिवाली धमाके कि उसमें आप लोग अपनी नॉलेज को मत छोड़ देना, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बिल्कुल सिर पे है। ठीक है, मुश्किल से 10-12 दिन आप लोगों के एग्जाम के रह जाएंगे आफ्टर दिवाली। तो पूरे तरीके से आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए मैं एज अ दिवाली गिफ्ट रिकॉर्डिंग डेली, बिल्कुल डेली के लिए देके जा रही हूँ। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर और कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर जरूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।